अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस पेपर 5 का आज क्या है मुताला करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रैक्टिस पेपर 5 के अंदर जो है किस तरह के सवालात होंगे और उनके ताल्लुक से क्या है थोड़ा बहुत क्या यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। चलिए बच्चों, सीधा क्या है पहले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। 1717 सन ईस्वी में 1717 में मुगल बादशाह से अंग्रेज़ों ने क्या है सूबह बंगाल पर मुसलसल खुले तौर पर तिजारत करने की इजाज़त क्या है हासिल की। तो इजाज़त के जो दस्तखत थे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, इसे करेक्ट कर लीजिए। इजाज़त के जो है दस्तखत थे उसको जो है इस राजा से, इस मुगल बादशाह से क्या अंग्रेज़ों ने क्या है हासिल किया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी फारूक सियार, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द जवाब को क्या है कमेंट्स में बताइए। गुड, आपका जो जवाब जो है वो सही जवाब फारूक सियार। देखिए फारूक सियार से जो है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ क्या करते हैं फारूक सियार एक क्या है ये मुगल बादशाह हैं। अंग्रेज़ों ने फारूक सियार से क्या है 1717 सन ईस्वी में 1770 सन ईस्वी में जो है सूबह बंगाल पर, बंगाल का जो हिस्सा था वहाँ पर क्या है खुले तौर पर मुसलसल तिजारत करने की क्या इजाज़त हासिल कर दी। देखो बच्चों, पूछ सकते हैं कि फारूक सियार ने जो है अंग्रेज़ों को किस सूबे पर क्या है खुले तौर पर इजाज़त करने की क्या है खुले तौर पर तिजारत करने की इजाज़त दी गई थी सूबे बंगाल पर। कौन सा साल 1717 में जो है किसको दी थी इन्होंने इजाज़त, अंग्रेज़ों को दी थी। तो फारूक सियार ये एक जो है मुगल बादशाह था। देखिए जहांगीर भी जो है एक मुगल बादशाह था। इन्होंने क्या है 1617 सन ईस्वी में, याद रख लिए इसको, जहांगीर के दरबार में क्या है 1617 सन ईस्वी के अंदर क्या है जेम्स थॉमस नामी, जेम्स अव्वल के सफ़ीर जो है थॉमस राव, जहांगीर के दरबार में जो है 1617 सन ईस्वी में जेम्स अव्वल के सफ़ीर क्या है थॉमस राव क्या है जहांगीर के दरबार में आकर क्या है कुछ इलाकों पर तिजारत करने की क्या है मंजूरी हासिल कर दी। तो यहाँ पर देखो फारूक सियार जो है इजाज़त कहाँ पर लेते हैं अंग्रेज का, तो सूबे बंगाल पर। ईयर जो है वो 1717 सन ईस्वी में, 1717 सन ईस्वी 1777। बहादुर शाह जफर ये जो है हिंदुस्तान की पहली आलमी जंग जो 1857 सन ईस्वी में लड़ी गई थी, वहाँ पर क्या ये दिल्ली के बादशाह क्या है बनती हैं और इनको क्या है हिंदुस्तान का बादशाह भी क्या है माना जाता है। याद रखिए इनको हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता है 1857 की पहली जंग आज़ादी में। शाह आलम दोम, ये जो है शाह आलम जो थे ये बक्सर की जंग में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और पूरी तरह से क्या है हार जाने के बाद इन्होंने क्या है बंगाल के अपने तमाम हुकूक खो देते हैं। दीवानी बंगाल पर क्या है जो दीवानी हुकूक थे वो दीवानी हुकूक क्या है इन्होंने अंग्रेज़ों को क्या है अता करते हैं और 26 लाख रुपए लेकर क्या है सूबे बंगाल पर, जो बंगाल का जो हिस्सा था देखो ये बंगाल पर क्या है पूरे अपने तमाम हुकूक क्या है खो देते हैं। ईयर जो है वो 1764 की क्या है बक्सर की जंग थी। देखिए बच्चों यहाँ पर फारूक सियार क्या है बंगाल पर अंग्रेज़ों को क्या है इजाज़त तिजारत करने की इजाज़त जो है 1717 सन ईस्वी में क्या दिए थे। यहाँ पर 1764 में क्या है शाह आलम यानी बंगाल पर अपने पूरे हुकूक खो देते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। दूसरा 82, मराठा खानदान के रहनुमाओं की आपसी लड़ाई इस जंग का क्या है सबब बनती है। मराठा खानदान के रहनुमाओं की आपसी लड़ाई, जो उनके क्या है रहनुमा थे, उनके जो लीडरान थे, उनकी आपसी लड़ाई क्या इस जंग का सबब बनती है। ऑप्शन ए सिख एंग्लो जंग, ऑप्शन बी एंग्लो मराठा जंग, ऑप्शन सी दूसरी एंग्लो मराठा जंग, ऑप्शन सी तीसरी एंग्लो मराठा जंग। सी दूसरी एंग्लो मराठा जंग। देखिए बच्चों मराठा खानदान के रहनुमाई की आपसी लड़ाई जो है वो क्या है दूसरी एंग्लो मराठा जंग की क्या है एक सबब बनती है। दूसरी एंग्लो मराठा जंग लड़ने की अहम वजह क्या थी, तो मराठा खानदान के रहनुमाओं की क्या है आपसी लड़ाई।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 हिंदुस्तान का बुनियादी शहरी, हर बुनियादी शहरी क्या है, ना अहल और जाहिल है, ये कहने वाला। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी वार्न हेस्टिंग्स। चलिए जल्द से जल्द क्या है जवाब, आपको क्या है पहचानिए जवाब को, सही जवाब को। गुड बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन ये क्या है इसका सही जवाब है। देखिए हिंदुस्तान का हर बुनियादी शहरी ना अहल और जाहिल है, ये जो कहने वाले कौन थे, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थी। पिछले पेपर के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, मैकाले, वार्न हेस्टिंग्स के ताल्लुक से क्या मैंने बताया हूँ। तो अब जो है आज के पेपर में हम इसी तरह आगे क्या है बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है 84 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह है। पहली एंग्लो मैसूर जंग की खात्मे की वजह बनने वाला मद्रास माहिदा। देखिए पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा, पहले एंग्लो मैसूर जंग का जो खात्मा किस माहिदे के तहत हुआ, तो मद्रास माहिदा। मद्रास माहिदा क्या है, इस साल तय पाया। पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मे की वजह बनने वाला मद्रास माहिदा इस साल क्या है तय पाया। ऑप्शन ए 1767, बी 1769, सी 1782, डी 1799। जल्द से जल्द कमेंट में अपने जवाब आपको बताइए। गुड बच्चों, सही जवाब ऑप्शन बी 1769। देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा जो हुआ 1769 के अंदर क्या है, पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा होते हैं। पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा जो है मद्रास माहिदे के तहत हुआ था। देखिए पहले एंग्लो मैसूर जंग खत्म हो किस माहिदे के तहत हुई, मद्रास माहिदा। तो इसलिए जो है पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा क्या हुआ 1769, तो मद्रास माहिदा जो है 1769 में क्या है तय पाता है। याद रखिए बच्चों, पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा भी क्या है 1769 में हुआ, मद्रास माहिदा भी जब कब तय पाया साल का, तो 1769। पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा भी मद्रास माहिदे के तहत क्या होता है। देखिए 1767 जो है पहले एंग्लो मैसूर जंग का आगाज हुआ था। पहले एंग्लो मैसूर जंग का आगाज 1767, पहले एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा 1769, माहिदा मद्रास कब तय पाएगा, तो 1769 के अंदर। 1782 में जो है हैदर अली की वफात हो गई थी। याद रखो बच्चों 1782 के अंदर क्या है हैदर अली की वफात हो गई थी। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की वफात हो गई थी। टीपू सुल्तान कब वफात पाते हैं 1799, चौथी एंग्लो मैसूर जंग के अंदर। चौथी एंग्लो मैसूर जंग के दौरान जो है टीपू सुल्तान की वफात होती है 1799 में। देखिए 1782 में जो है हैदर अली की वफात होती है, और ये जो है दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के दरमियान बच्चों, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के दरमियान जो है हैदर अली की 1782 में क्या है वफात होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब इन्होंने लिखी। देखिए सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब जो है इन्होंने लिखी। याद रखिए सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। गुड बच्चों, जल्द से जल्द अब तक जिस तरह से आप जवाब दिए हैं उसी तरह जल्द से जल्द क्या है कमेंट्स में बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब क्या है, किसने लिखी थी। वेरी गुड, डी ऑप्शन क्या बच्चों आपका सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब जो है लिखने वाले कौन थे, वो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए आर्य समाज के बानी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के बानी हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब लिखी। याद रखिए सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। ये आर्य समाज के बानी थे। इन्होंने जो है वेदों की तरफ पलटो का नारा दिया। याद रखिए बच्चों वेदों की तरफ पलटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज के बानी हैं और सत्यार्थ प्रकाश नामी के इन्होंने किताब लिखी। देखिए राजा राम मोहन राय कौन थे, ये क्या है ब्रह्मो समाज के बानी थे। इन्होंने आत्म सभा का भी कायम किया। याद रखिए ब्रह्मो समाज की कायम किया, आत्म सभा का क्या इन्होंने कायम किया। इनको निसात सानिया के बानी कहते हैं। जदीद
हिंदुस्तान के क्या है बाबा आदम भी क्या है इनको कहते हैं। इनकी लिखी हुई किताब कौन सी थी, वो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी याद रखिए, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की क्या है लिखी हुई किताब थी। इन्होंने जो है 1828 सन ईस्वी में, याद रखे बच्चे 1828 सन ईस्वी में, 1828 सन ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक, याद रखिए विलियम बेंटिक की मदद से जो है सती के रस्म को क्या है गैर कानूनी तौर पर मना करे थे। मतलब सती का रस्म को जो है कानूनी तौर पर क्या है मना करने वाले राजा राम मोहन राय, किसकी मदद से, विलियम बेंटिक। ईयर जो है 1828, 1828। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है गुलामगिरी क्या है, गुलामगिरी इनकी लिखी हुई किताब, महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी, और जो है सेठ कार्या चा असोद, सेठ कार्या चा असोद, गुलामगिरी सेठ कार्या चा असोद, ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब थी। एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, दो अखबार इन्होंने शाया किए थे, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, और इनको हम श्वेता सरस्वती भी क्या है कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली जंग आज़ादी के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की क़यादत इन्होंने की। पहली जंग आज़ादी के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की क़यादत इन्होंने की। ऑप्शन ए बहादुर शाह दुआम, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है अपने अपने कमेंट्स में बताइए कि किसने जो है कानपुर की क्या है जो अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में क्या है कौन क्या है जिसकी क़यादत करते हैं। ए बी सी डी कौन सा जवाब सही होगा? गुड, सी क्या है ये सही जवाब है बच्चों, सी सही जवाब। देखिए कानपुर में नाना साहेब थे, कानपुर में बगावत जो करने वाले नाना साहेब। बहादुर शाह ये दिल्ली से करते हैं, बहादुर शाह दिल्ली, इसको हम और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से, याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से क्या इनकी ये बगावत करते हैं। और इसको हम ग्वालियर तो इन्होंने जीत लिया था, याद रखिए बच्चों ग्वालियर कर बगावत कर क्या है रानी लक्ष्मीबाई जीत लेते हैं। और झांसी से क्या इनका एक ताल्लुक था, झांसी रानी जिसे हम कहते हैं, झांसी के मुकाम से क्या है ये रानी लक्ष्मीबाई क्या है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं। मंगल पांडे जो है पहली एंग्लो मराठा हिंदुस्तान की पहली जंग के दौरान जो है मंगल पांडे एक अंग्रेजी अफसर का क्या है कत्ल कर देते हैं, एक अंग्रेजी अफसर का क्या इन्होंने कत्ल किया था, जिसकी वजह से मंगल पांडे को क्या है बाद में क्या है फांसी दी गई थी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके दौर को फयाज कौमियत का दौर भी कहा जाता है, याद रखिए इनके दौर को फयाज कौमियत का दौर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए एतदाल पसंद, बी इंतहा पसंद, सी इनकलाब पसंद, डी गांधी दौर। इसका सही जवाब जो है बच्चों ए एतदाल पसंद, ए एतदाल पसंद। एतदाल पसंद के दौर को हम फयाज कौमियत का दौर भी क्या है कहते हैं, फयाज कौमियत का दौर क्या है एतदाल पसंद के दौर को क्या है कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसरी और मराठा नामी अखबारों की इशाअत इन्होंने की, याद रखिए केसरी और मराठा, केसरी और मराठा नामी अखबारों की इशाअत क्या है इन्होंने की थी। देखिए केसरी और मराठा, यहाँ पर दो अखबार हैं, एक केसरी है दूसरा मराठा, इन दोनों अखबारों की इशाअत करने वाले ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। फास्ट जल्द से जल्द कमेंट्स में होती क्या है फास्ट जवाब देते जाइए। देखिए आपका सही जवाब क्या है वो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा और केसरी नामी अखबार को शुरू करे थे। देखिए केसरी ये जो अखबार है ये क्या है ये अंग्रेजी जुबान में ये मराठी जुबान में है। केसरी अखबार कौन सा है केसरी अखबार जिसको बाल गंगाधर तिलक ने क्या है शाया किया था, ये क्या है मराठी जुबान में था। और मराठा नामी अखबार ये क्या है ये अंग्रेजी जुबान में था। याद रखिए बच्चों हमको क्या है कंफ्यूज हो जाता है कि मराठा हम सुनते क्या मराठी जुबान समझते हैं, लेकिन मराठा अखबार जो है वो अंग्रेजी जुबान में शाया हुआ था और केसरी जो है ये मराठी जुबान में क्या है शाया होता है। दोनों अखबार को शाया करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे।
देखिए दादा भाई नौरोजी ब्रेन थ्योरी को यानी दौलत के भाव के नजरिए को क्या है मुतारिफ करते हैं। लाला लाजपत राय जो एक अहम इंतहा पसंद थे, इनकी जो है भगत सिंह क्या एक अहम इनकलाब पसंद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में रौलत एक्ट को इस साल जारी किया। देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो है रौलत एक्ट को क्या है इस साल क्या है जारी किया। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942 1942। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है कमेंट्स में अपने जवाब को बताइए कि रौलत एक्ट को जो है अंग्रेजों ने इस साल क्या है जारी किया था। गुड, आपका जो है सही जो जवाब है वो क्या है बच्चों, सही जवाब आपका रौलत एक्ट जो है 1919 में जो है 1919 में क्या है रौलत एक्ट क्या है जारी किया गया था। ये देखो बच्चों, रौलत एक्ट को जो है मार्च के अंदर क्या इसको जारी किया गया था। इसके तहत क्या होता था, देखो अगर क्या कर सकते थे अंग्रेज हिंदुस्तानी शहरियों को अपने काबू में लाने के लिए क्या है अंग्रेज क्या है नए नए तरीकों को अपनाती। तो इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट के जरिए जो है किसी भी हिंदुस्तान के तहकीक किए बगैर या सोचे बगैर क्या है मुजरिम ठहराकर उनको सजा दी जाती थी। याद रखिए बच्चों, रौलत एक्ट जो है ये 1919 में जो जारी हुआ था 1919 में, इसके मुताबिक किसी भी हिंदुस्तान को क्या है गिरफ्तार कर बगैर तहकीक के, बगैर सोच के, बगैर उनको इत्तला दिए हुए क्या है कैद कर क्या उनको सजा क्या है दी जाती थी। ये क्या है एक ब्लैक एक्ट भी या फिर काला एक्ट क्या इसको कहते हैं। 1920 में जो है खिलाफत तहरीक क्या है जो शुरू हुई थी, उसमें क्या है गांधी जी ने साथ देते हुए तहरीक अदम ताउन को क्या है शुरू करे थे। 1920 में क्या है तहरीक अदम ताउन, 1930 सिविल नाफरमानी तहरीक, 1942 हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। अगला सवाल 19 सैमन कमीशन की मुखालिफत में, सैमन कमीशन की मुखालिफत में लाहौर में बुलाई गई बंद के दौरान लाठी चार्ज से इनकी वफात क्या है हो गई थी। देखिए बच्चों, सैमन कमीशन की मुखालिफत में एक कमीशन थी सैमन कमीशन, इसकी मुखालिफत होती है। मुखालिफत होने की वजह क्या थी, तो ये कमीशन के अंदर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। याद रखो बच्चों, सैमन कमीशन के अंदर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसके वजह से क्या है हिंदुस्तान के बहुत सी जगह क्या है सैमन की मुखालिफत में क्या है तहरीकात होती, बंद चलाई जाती। तो उस तरह क्या है लाहौर में, जो लाहौर एक जगह जो फिलहाल पाकिस्तान में, लाहौर में भी क्या है एक बंद क्या है बुलाई गई, लेकिन वहां पर पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से क्या है इनकी वफात क्या है होती है। उनकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। गुड बच्चों, सही जवाब जो है वो सी लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय की जो है सैमन कमीशन जो क्या है तहरीक अदम ताउन का एक हिस्सा था। इस तहरीक के अंदर क्या है लाला लाजपत राय की क्या है वफात क्या है होती है। चलिए अब क्या है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने माहिद और कालाराम मंदिरों की तहरीकात शुरू की है। माहिद और कालाराम मंदिरों की क्या है तहरीक शुरू करने वाले, माहिद और कालाराम मंदिरों की तहरीक इन्होंने शुरू की। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गांधी जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुड बच्चों, वेरी गुड, आपके जवाब जो बिल्कुल सही है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने जो है माहिद और कालाराम तहरीक को क्या है शुरू करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदुस्तान के पहले सदर बने, ये हिंदुस्तान के क्या है पहले सदर बने। ए अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, डी गांधी जी, सॉरी सी क्या है गांधी जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुड, वेरी गुड, सही जवाब बच्चों। और जल्द से जल्द दूसरे बच्चों भी तमाम जो है जल्द से जल्द कमेंट करना फास्ट। गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है
हिंदुस्तान के पहले सदर थे। याद रखो बच्चों, हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे, पहले कानूनी सदर बी आर अम्बेडकर थे। पहले कानूनी सदर क्या है? बी आर अम्बेडकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए गहरी मुखालिफत करने वाले देसी हुक्मरान, याद रख लिया बच्चों, वो कौन से देसी राजा थे जिन्होंने क्या है हिंदुस्तानी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए क्या है गहरी मुखालिफत की थी? वो किस मुकाम के राजा थे? देखिए ऑप्शन ए जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़, कश्मीर, पांडिचेरी, ऑप्शन डी हैदराबाद, कश्मीर और गोवा। गुड बच्चों, फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट, जल्दी जल्दी क्या है अपने जवाब क्या है कमेंट में क्या है लिखते जाइए। गुड बच्चों, ऑप्शन बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी क्या है सही जवाब, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है ये हिंदुस्तानी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए क्या है गहरी मुखालिफत करने वाले क्या है देसी हुक्मरान थे। देखिए गोवा में क्या है यहाँ पर पुर्तगालियों की हुकूमत थी। याद रखिए बच्चों, गोवा में क्या है पुर्तगालियों की हुकूमत थी और पुर्तगालों का गोवा क्या है सदर मुकाम था। यहाँ पर देखिए पांडिचेरी है, पांडिचेरी में भी किसकी हुकूमत थी? यहाँ पर फ्रांसीसियों की हुकूमत थी। ये देसी हुक्मरान नहीं है बच्चों, ये देसी हुक्मरान नहीं है। पांडिचेरी जो फ्रांस के अंदर फ्रांसीसियों की जो हुकूमत थी पांडिचेरी के ऊपर, फ्रांसीसी जो है वो देसी हुकूमत में नहीं आता। गोवा पर क्या है पुर्तगाल की थी। देखिए यहाँ पर भी क्या है गोवा है। तो इस तरह जो ये जवाब क्या है गलत होते हैं। बी जवाब क्या है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ क्या है बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कुछ इस तरह है। कर्नाटक हुकूमत ने देही इलाकों की खवातीन की फलाह व बहबूदी के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। कर्नाटक हुकूमत ने देही इलाकों की खवातीन की फलाह व बहबूदी के लिए, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ है देही इलाकों की खवातीन की फलाह व बहबूदी के लिए हुकूमत कर्नाटक हुकूमत ने क्या इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ऑप्शन ए राशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी भाग्य लक्ष्मी प्रोग्राम, ऑप्शन सी मातृपूर्ण प्रोग्राम, ऑप्शन डी स्त्री शक्ति प्रोग्राम। कमेंट्स में अपने जवाब को बताइए बच्चों। जी बिल्कुल जो है अपना जवाब जो है वो डी बिल्कुल सही जवाब है, स्त्री शक्ति प्रोग्राम। स्त्री शक्ति प्रोग्राम ये सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मुल्क, याद रखिए, एक मुल्क अपने फ़ायदे के लिए दूसरे मुल्क का गलत इस्तेमाल करता है तो वो कहलाता है। एक मुल्क अपने फ़ायदे के लिए दूसरे मुल्क का गलत इस्तेमाल करता है तो वो कहलाता है। ऑप्शन ए नौ आबादियत, ऑप्शन बी तखफीफ इस्लाह, ऑप्शन सी नस्ली इम्तियाज, ऑप्शन डी नावाबस्ता तहरीक। चलिए जल्द से जल्द कमेंट्स में अपने जवाब को बताइए। जी बच्चों ये जो है ये सही जवाब होगा। एक मुल्क अपने फ़ायदे के लिए, एक मुल्क अपने फ़ायदे के लिए दूसरे मुल्क का जब गलत इस्तेमाल करता है तो उसको हम क्या है नौ आबादियत क्या है कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है नौ आबादियत की मुखालिफत करता है क्योंकि हिंदुस्तान भी जो है नौ आबादियत के अंदर शामिल था। जो हिंदुस्तान जो है ये अंग्रेज़ों की नौ आबादियत में था। तखफीफ इस्लाह का मतलब देखो बच्चों हत्यारों को मरहला बा मरहला ख़त्म करना, ये तखफीफ इस्लाह है। नस्ली इम्तियाज़ जो क्या है काले गोरे रंगों के मुताबिक क्या मज़हब के मुताबिक क्या है रंग के मुताबिक क्या है इनको फ़र्क करना, नस्ली इम्तियाज़। नावाबस्ता तहरीक हिंदुस्तान में जो है ये शुरू करे थे, इसको शुरू करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ये तहरीक में जो है दो ताकतवर ब्लॉकों में शामिल ना होना, दो ताकतवर ब्लॉक, दूसरी सब जंग के दरमियान जो है रूस और अमेरिका, एक ग्रुप जो है रूस के था, एक ग्रुप जो है अमेरिका के था। तो ये दो ताकतवर ब्लॉकों में ताकतवर ग्रुपों में शामिल ना होना है क्या कहलाता बच्चों ये नावाबस्ता तहरीक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क चीन हिंदुस्तान की इस रियासत को अपना कहकर दावा करता है। मुल्क चीन हिंदुस्तान की इस रियासत को अपना कहकर दावा करता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फास्ट कमेंट्स कीजिए बच्चों जल्द से जल्द। डी जो आपका सही जवाब है
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन का क्या कहता है कि ये अपना कहकर दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका कब आज़ाद हुआ? अमेरिका की आज़ादी की जंग क्या है, कब लड़ी गई? ऑप्शन ए 1789, बी 1776, सी 1917, डी 1948। गुड, जल्द से जल्द कमेंट्स में बताइए। वेरी गुड, बी क्या ये सही जवाब है 1776, अमेरिका की आज़ादी 1776। 1789 जो है फ्रांस में इनकलाब हुआ था। 1917 में जो है रूसी इनकलाब, रूस में क्या इनकलाब आया था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। देखिए, आलमी इदारे गिज़ा और ज़राअत, आलमी इदारे गिज़ा और ज़राअत, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रख लिया बच्चों, कभी कभार पूछ सकते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारे गिज़ा और ज़राअत, इसका सदर दफ्तर यहाँ पर वाक़ा है। यहाँ पर क्या इसका सदर दफ्तर, मतलब FAO का सदर दफ्तर कहाँ पर है? ए जिनेवा, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन DC। गुड बच्चों, इसका जो सही जवाब है वो है बी रोम। रोम के क्या अंदर, रोम का जो जगह वहाँ पर क्या है, इटली के करीब में रोम, तो वहाँ पर आलमी इदारा गिज़ा और ज़राअत FAO का क्या है सदर दफ्तर, सदर मुकाम क्या है आता है रोम के अंदर। जिनेवा में जो है देखो बच्चों WTO, WHO, ILO, याद रखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर जो है वो जिनेवा के अंदर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या है जिनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसका भी जो है जिनेवा के अंदर सदर मुकाम है। रोम जो है वो FAO का रोम के अंदर। न्यूयॉर्क में जो है अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर, याद रखिए बच्चों अपना जो अक़वाम मुत्तहिदा है UNO जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा, इसका जो सदर दफ्तर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। वाशिंगटन DC, यहाँ पर जो है IMF का सदर मुकाम है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो सदर दफ्तर है वो क्या है वाशिंगटन DC में था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकी तहरीर के मुताबिक अछूतों को फजला साफ करने, मरे हुए जानवरों को ले जाना और नालियां साफ करना पड़ता था। देखिए इनकी तहरीर के मुताबिक, इनकी किताबों में इनकी लिखी हुई क्या है तहरीर में क्या है, अछूत जो लोग थे उनको क्या है फजला साफ करने का काम, मरे हुए जानवरों को ले जाने का काम, नालियां साफ करने का काम क्या है करना पड़ता था। वो तहरीर किनकी तहरीर के मुताबिक देखिए, ऑप्शन ए अम्बेडकर, बी गांधी जी, सी ज्योतिबा फुले, डी कुप्पू स्वामी। गुड बच्चों, कुछ बच्चों ने क्या है जवाब सही देने की कोशिश भी की है और कामयाब भी हुए। देखिए डी कुप्पुस्वामी ये सही जवाब है इसका, डी कुप्पुस्वामी। कुप्पुस्वामी की तहरीर के मुताबिक जो है अछूतों को फजला साफ करना, मरे हुए जानवरों को ले जाना और नालियां साफ करना क्या है पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शोबा बच्चा मजदूरी की रिवायत की पैरवी करता है। ये शोबा बच्चा मजदूरी, याद रख ले बच्चों, बच्चा मजदूरी की रिवायत को क्या है ये पैरवी करता है। ऑप्शन ए मुनज़्ज़िम मजदूर, ऑप्शन बी उजरत के साथ काम, ऑप्शन बी गैर मुनज़्ज़िम मजदूर, ऑप्शन बी बगैर उजरत के साथ काम। बहुत ही क्या है आसान सवाल है। देखिए बच्चों ये शोबा बच्चा मजदूरी रिवायत की पैरवी करता है, तो कौन सा शोबा है वो? गुड, माशाल्लाह सही जवाब दिए हैं तमाम बच्चे। बी गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी। देखिए गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी ये जो है बच्चा मजदूरी की क्या है पैरवी करता है। बच्चा मजदूरी ज़्यादातर पर कहाँ पर पाई जाती है? गैर मुनज़्ज़िम शोबे के अंदर, हिजरत गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी के अंदर, औरतों पर इस्तेसाल गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी के अंदर, और जो है इसके साथ साथ इनको क्या है समाज तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। देखिए तमाम इनके मसले ये गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी के ये तमाम भी क्या है मसले, उसमें से एक बच्चा मजदूरी भी है। और इसके साथ साथ जिनसी इस्तेसाल, याद रखिए जिनसी इस्तेसाल में ज़्यादातर पर क्या है ये गैर मुनज़्ज़िम मजदूरी में क्या है पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तेल के कारखानों से निकलने वाले मवाद से माहौल की तबाही को बचाने के लिए MRPL तहरीक यहाँ पर चलाई गई है। तेल के जो कारखाने थे उससे निकलने वाले मवाद से, धुएं से माहौल की तबाही को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए MRPL तहरीक यहाँ पर चलाई गई है। ऑप्शन ए मंगलोर, ऑप्शन बी शुमाली केनरा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब जो है बच्चों वो मंगलोर में। देखिए MRPL जो तहरीक चलाई गई थी, MRPL यहाँ पर ही शब्द है, M का मतलब मंगलोर, R रिफाइनरीज, P पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। MRPL का फुल फॉर्म जो है मंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस जो यहाँ पर मंगलोर हमसे एम से दिख रहा है तहरीक भी MRPL तहरीक की जो है ये क्यों चलाई गई थी, तो तेल के कारखानों से जो निकलने वाले मवाद से क्या है माहौल की तबाही को रोकने वाली। ये जो एक साहिली क्या है एक तहरीक थी, साहिली जो साहिल के इलाके में चला जाती है वो एक तहरीक थी। कहाँ पर चलाई गई है? मंगलोर में। शुमाली केनरा में जो है अप्पी को तहरीक, याद रखिए बच्चों, अप्पी को तहरीक जो कर्नाटक में चलाई गई थी शुमाली केनरा के अंदर। शुमाली केनरा का एक कैल्सा नामी किसान आते हैं, कैल्सा नामी करिया वहां पर क्या है अप्पी को तहरीक चलाई गई थी। गुजरात के अंदर नर्मदा तहरीक, गुजरात में जो है नर्मदा तहरीक क्या है चलाई गई थी। इसको चलाने वाले मेधा फाटकर और बाबा आमटे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर चिपको तहरीक, उत्तर प्रदेश के अंदर चिपको तहरीक, इसको चलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट थे। चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। FAO आलमी इदारे गिजा और ज़राअत, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में औसतन हर दिन इतनी कैलोरी दरकार होती है। FAO आलमी इदारे गिजा और ज़राअत के मुताबिक हिंदुस्तान में जो है इतनी कैलोरी क्या दरकार होती है। ऑप्शन ए 1632, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1820, ऑप्शन डी 1820, सी 1900, बी 1800, ए 1632। FAO के मुताबिक आलमी इदारे गिजा और ज़राअत के मुताबिक कितनी कैलोरी दरकार होती है हिंदुस्तान में? गुड, डी क्या है ये सही जवाब है 1820। याद रख लिया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1820 जो है आलमी इदारे गिजा और ज़राअत के मुताबिक क्या है हिंदुस्तान में कैलोरी ज़रूरत होती है। देखिए अगर एक इंसान हर दिन 1632 कैलोरी ले रहा है तो क्या है नाकिस तगजिया में आता है। किस में आता है बच्चों? नाकिस तगजिया। याद रख लिए इसको मकवी गिजा नहीं मिल रही, प्रोटीन से भरपूर गिजा नहीं मिल रही। किसे? जो इंसान 1632 से कम गिजा लेता है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 1820 ले रहा है तो सही कैलोरी, सही बराबर क्या इसकी कैलोरी होगी। अगर वो 1632 लेता है तो वो क्या है ये गैर मकवी गिजा के अंदर क्या मतलब नाकिस तगजिया में आएगा। नाकिस तगजिया का मतलब इसको नाबिनाक भूख, ना दिखने वाली भूख कहते हैं, अंधी भूख हम कहते हैं। नाबिनाक भूख, अंधी भूख, ना दिखने वाली भूख का मतलब क्या है नाकिस तगजिया, जो क्या है वो 1632 कैलोरी लेने वाले में क्या है दिखाई देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मशरिकी घाट की सबसे बुलंद चोटी है। ये क्या है? मशरिकी घाट की सबसे बुलंद चोटी है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी अरमाकोंडा, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, ऑप्शन डी K2। इसका सही जवाब जल्द से जल्द कमेंट में बताइए बच्चों, क्या सही जवाब होगा इसका। गुड बच्चों, वेरी गुड। सही जवाब जो इसका अरमाकोंडा। देखिए मशरिकी घाट में जो सबसे बुलंद चोटी है वो क्या है? अरमाकोंडा है। मशरिकी घाट की सबसे बुलंद चोटी अरमाकोंडा। देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। अनाईमुड़ी जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। K2 ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंचा पहाड़, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी या हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी K2, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 दो भी एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हिंदुस्तान की आबो हवा पर ये अवामिल असरअंदाज नहीं करता। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान की आबो हवा पर कुछ क्या है अवामिल असरअंदाज करते हैं, उनमें से ये अवामिल नहीं शामिल होगा। ऑप्शन ए मुकाम, ऑप्शन बी आबी अस्साम, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी मानसूनी हवाएं। मुकाम, आबी अस्साम, मिट्टी, मानसूनी हवाएं। चलिए इनमें से कौन सा जो है हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब आपने जो दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ये क्या है? सी मिट्टी। मिट्टी क्या है बच्चों? ये हिंदुस्तान की आबो हवा पर असरअंदाज नहीं करते। असरअंदाज जो करते हैं वो मुकाम करता है, आबी अस्साम करते हैं, मानसूनी हवाएं क्या है करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी के कटाव से ज़राई पैदावार में कमी वाक़ा होती है। मिट्टी के कटाव से ज़राई पैदावार में कमी वाक़ा होती है क्योंकि मिट्टी ख़त्म होती है, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का ख़ात्मा होता है, तालाब के पानी में कमी आती है, सैलाब वाक़ा होते हैं। चलिए जल्द से जल्द अपने जवाब के क्या है सही जवाब, मुनासिब जवाब को क्या है पहचानिए और कमेंट्स में क्या है बताइए। गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब तमाम ने दिए हैं। बी मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का खात्मा होता है। देखिए मिट्टी के कटाव से मिट्टी ख़त्म होने से क्या है ज़रई पैदावार में कमी नहीं आती। ज़रई पैदावार में कमी आने रहा तो ज़रख़ीज़ी का खात्मा होना, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का अगर खात्मा हो तो क्या ऑटोमेटिक ज़रई पैदावार ज़राअत में क्या है कमी आती है। देखिए ज़रई पैदावार में कमी आने की वजह मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का खात्मा होता है। तालाब के पानी में भी कमी आ सकती है। देखो मिट्टी के कटाव से तालाब के पानी में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर ज़रई पैदावार पूछे हैं। सैलाब भी वाक़ा हो सकते हैं। देखिए गाद जमा होने से क्या है सैलाब आ सकते हैं। यहाँ पर सवाल जो है वो क्या देखिए मिट्टी के कटाव से ज़रई पैदावार में क्यों कमी आती है तो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का खात्मा होता है इसलिए आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। 250 सम से ज़्यादा बारिश वाले इलाके में इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। जहाँ पर 250 सम बारिश होती है ऐसे इलाके में किस तरह के जंगलात पाए जाते हैं? ए सदाबहार जंगलात, बी बर्फविशां के जंगलात, सी घास के जंगलात, डी रेगिस्तानी जंगलात। गुड, ये जो है सही जवाब है सदाबहार जंगलात। 250 सम से ज़्यादा इलाके में जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इस दरियाई मंसूबे के आबी ज़खायर को गोविंद सागर कहा जाता है। इस दरियाई मंसूबे के आबी ज़खायर को गोविंद सागर कहा जाता है। ऑप्शन ए दामोदर, बी हीराकुड, सी भाखरा नंगल, डी रिहांड मंसूबा। इसका सही जवाब जो है वो भाखरा नंगल। भाखरा नंगल के आबी मंसूबे को हम क्या है गोविंद सागर कहते हैं। देखिए ये तमाम मंसूबों के ताल्लुक से बहुत ही क्या है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट क्या बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर 4 के अंदर पार्ट 1 में क्या है कंप्लीट क्या है बताया गया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह है। गेहूं इस फसल के मौसम के लिए क्या है बेहतरीन मिसाल है। गेहूं इस फसल के मौसम के लिए बेहतरीन मिसाल है। ए खरीफ, बी रबी, सी ज़ैद कोई नहीं। ये खरीफ, बी रबी, सी ज़ैद। देखिए रबी जो है ये सही जवाब है। गेहूं जो है ये रबी फसल के मौसम के लिए ये क्या है ये मिसाल होगी। खरीफ के लिए क्या है जवार है, बाजरा है, कपास वगैरह खरीफ में आते हैं। ज़ैद फसल का मतलब खरीफ और रबी फसलों के दरमियान के मौसम को क्या हम ज़ैद का फसल क्या है कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में इतने फीसद गैर मुल्की तिजारत समंदरी रास्तों से होती है। हिंदुस्तान में जो है कितने फीसद क्या तिजारत जो है गैर मुल्की जो तिजारत है इंटरनेशनल जो मार्केटिंग है वो क्या है समंदरी रास्तों से होती है। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 85। गुड बच्चों, सही जवाब जो है वो 85%।
85% जो है 85% जो है वो हिंदुस्तान में क्या है गैर मुल्की तिजारत जो हिंदुस्तान के समुद्री रास्तों से होती है, कहते हैं 85%, 85%। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, ये ज़राअत पर मबनी सनतें हैं। ये क्या है, ज़राअत पर मबनी सनतें हैं। ऑप्शन ए कपास की सनत, बी शक्कर की सनत, सी कागज़ की सनत, डी कपास और शक्कर की सनत। जल्द से जल्द फास्ट देखिए, पूरा लिखने जाइए ना, कोई ए बी सी डी इतना ही ऑप्शन में क्या है टाइप कीजिए फास्ट। ओके, डी क्या है सही जवाब, कपास और शक्कर की सनत। देखिए कपास की सनत, शक्कर की सनत, ये दो भी क्या है ज़राअत पर मबनी सनत होंगे। कागज़ की सनत ये जो है ये जंगलात पर मबनी क्या है ये सनत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खलीज बंगाल में वाक़ा होने वाले ट्राफकी तूफान से हिंदुस्तान की मशरक़ी साहिल क्या है जो वाक़ा होते हैं, इनसे ये रियासतें क्या है तबाही का सबब बनते हैं। देखिए खलीज बंगाल में वाक़ा होने वाले ट्राफकी तूफान से क्या है हिंदुस्तान के जो मशरक़ी साहिल पर जो रियासतें हैं, देखिए मशरक़ी साहिल पर के करीब में जो रियासतें हैं वो रियासतों क्या है तबाही का क्या है सबब बनते हैं। तो उन रियासतों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन बी केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। जल्द से जल्द कमेंट्स में बताइए फास्ट। ओके बच्चों, देखिए खलीज बंगाल में जो तूफान आता है उसको क्या कहते हैं हम ट्राफकी तूफान। देखिए ट्राफकी तूफान, ट्राफकी तूफान कहाँ पर आता है, ये खलीज बंगाल में आता है। खलीज बंगाल में वाक़ा होने वाला तूफान ट्राफकी तूफान है। देखिए ये ट्राफकी तूफान की वजह से कौन सा साहिल तबाह होता है, मशरक़ी साहिल। याद रखिए ट्राफकी तूफान की वजह से मशरक़ी साहिल तबाह होता है। तो मशरक़ी साहिल में जो आने वाली रियासतें हैं वो जो हैं तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, उड़ीसा है। याद रखिए खलीज बंगाल में वाक़ा होने वाले ट्राफकी तूफान से क्या है मशरक़ी साहिल तबाह होता है। अगर मशरक़ी साहिल तबाह हो तो क्या है ये रियासतें तबाह होती हैं। ये का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये तमाम रियासतें क्या हैं तबाही का सबब बनते हैं। देखिए केरला जो है ये जो है मगरबी साहिल में आता है। यहाँ पर भी देखिए केरला क्या है ये मगरबी साहिल में क्या है आता है। यहाँ पर मशरक़ी साहिल दिया गया है तो इसलिए क्या है ये तमाम भी क्या है केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तमाम ही जो है मगरबी साहिल में के करीब में क्या है आने वाले क्या है रियासतें हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये क्या है मशरक़ी साहिल में आने वाली रियासतें जो क्या है ट्राफकी तूफान की वजह से खलीज बंगाल में जो आता है उसकी वजह से क्या है तबाह होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल के ज़खायर, कुदरती गैस वगैरह को मुंतकली के लिए ये नकल हमल मुफीद है। तेल के ज़खायर, कुदरती गैस वगैरह की मुंतकली के लिए ये नकल हमल क्या है बेहद मुफीद है। ऑप्शन ए पाइपलाइन, बी रेलवे, सी सड़कें, डी फिजाई नकल हमल। देखिए पाइपलाइन के जरिए नकल हमल, रेलवे के जरिए नकल हमल, सड़कों के जरिए फिजाई नकल हमल। ये नकल हमल क्या है तेल के ज़खायर और कुदरती गैस के लिए मुफीद है। चलिए फास्ट गुड। पाइपलाइन क्या है इसका सही जवाब है। पाइपलाइन के जरिए जो ये तेल के ज़खायर और कुदरती गैस वगैरह क्या है लेकर आया और ले जा सकते हैं हम पाइपलाइन के जरिए। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। ये हिंदुस्तान की वाहिद बंदरगाह है जो मरकजी इलाके में वाक़ा है। देखिए हिंदुस्तान की मात्र एक वाहिद ऐसी बंदरगाह है जो क्या ये मरकजी इलाके में क्या है वाक़ा है। मरकजी इलाके की बंदरगाह है। ऑप्शन ए कांडला, बी मुंबई, सी पारादीप, डी पोर्ट ब्लेयर। हिंदुस्तान की जो अहम जो है 14 बंदरगाह हैं वो 14 बंदरगाह में जो है जो 13 अहम बंदरगाह हैं वो क्या है वो मशरक़ी साहिल और मगरिब साहिल में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बंदरगाह वो क्या है मरकजी इलाके के अंदर पाई जाती है और वो क्या है एक जजीरे के अंदर पाई जाती है बच्चों, एक जजीरे के अंदर भी पाई जाती है। देखिए वो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये क्या है हिंदुस्तान की एक ऐसी बंदरगाह है जो मरकजी इलाके में है। मरकजी इलाके की सिर्फ एक ही अहम बंदरगाह है जो पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार जिसको जो मरकजी इलाका है वो क्या है अंडमान निकोबार, वहाँ पर क्या है पोर्ट ब्लेयर आता है। अंडमान और निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर आता है। पोर्ट ब्लेयर जो है
अंडमान निकोबार का सदर मुकाम है, याद रखो बच्चों। अंडमान निकोबार का सदर मुकाम जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये पोर्ट अंडमान निकोबार क्या है, एक मरकजी इलाका है, और अंडमान निकोबार जो है एक जजीरा भी है, याद रखिए बच्चों। तो जजीरे के अंदर पाए जाने वाले वाहिद बंदरगाह या फिर मरकजी इलाके के अंदर पाए जाने वाले वाहिद बंदरगाह कौन से, तो पोर्ट ब्लेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके मुताबिक माशी तरक्की क्या है, लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए ही मखसूस है। इनके मुताबिक माशी तरक्की जो है लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए क्या है, मखसूस है। ऑप्शन ए मेयर और बाल्डून, ऑप्शन बी महबूबुल हक, ऑप्शन सी कोलिन क्लर्क, ऑप्शन डी अमृत्या सेन। चलिए बच्चों, किनके मुताबिक जो है माशी तरक्की जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए आती है, मेयर बाल्डून के मुताबिक, महबूबुल हक, कोलिन क्लर्क या फिर अमृत्या सेन। चलिए जल्द से जल्द फास्ट क्या आपने कमेंट्स में अपने जवाब आपको क्या है बताइए। बिल्कुल सही जवाब जो है बच्चों इसका वो है कोलिन क्लर्क। कोलिन क्लर्क के मुताबिक क्या है, तो माशी तरक्की क्या है बच्चों, कोलिन क्लर्क के मुताबिक लोगों की फलाह व बहबूदी है। लोगों की फलाह व बहबूदी जो है वो माशी तरक्की है। ये कहने वाले कौन थे, कोलिन क्लर्क थे। देखिए प्रोफेसर मेयर और बाल्डून क्या कहते हैं। प्रोफेसर मेयर और बाल्डून के मुताबिक देखिए किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक मुसलसल बढ़ते रहने के अमल को माशी तरक्की कहते हैं। याद रखिए किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक क्या मुसलसल बढ़ते रहने के अमल को क्या है, माशी तरक्की है। ये कहने वाले प्रोफेसर मेयर और बाल्डून थे। देखिए तो महबूबुल हक कौन थे। महबूबुल हक जो है ये पाकिस्तान के इल्म में क्या है, माहिर माशियात है। पाकिस्तान के माहिर क्या है, माशियात। कौन, महबूबुल हक। इन्होंने जो है HDI जिसको हम कहते हैं मतलब इंसानी तरक्की के इशारे, इसको क्या है बताकर देने वाले सबसे पहले इंसानी तरक्की के इशारे को बताकर देने वाले कौन थे, वो महबूबुल हक थे। इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुल्क के साथ है। तो उसी के जो है मद्देनजर में रखते हुए अमृत्या सेन में जो है महबूबुल हक के साथ मिलकर ये क्या है तो काम किया था, जिसकी वजह से क्या इनको एक नोबल इनाम भी क्या है, माशियात का नोबल इनाम भी क्या इनको दिया जाता है। अमृत्या सेन ये क्या है, एक हिंदुस्तानी, याद रखिए अमृत्या सेन एक हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 2014 में हिंदुस्तान में क्या है, इंसानी तरक्की का इशारा, जिसको हम देखिए फुल फॉर्म में देख लिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इंसानी तरक्की का इशारा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उर्दू के अंदर इंसानी तरक्की के इशारे। 2014 में जो है हिंदुस्तान का जो है इंसानी तरक्की का इशारा HDI इंडेक्स कितना था। ऑप्शन ए 0.599, ऑप्शन बी 0.533, ऑप्शन सी 0.586, ऑप्शन डी 0.554। चलिए बच्चों ये क्या है आपकी किताब में नहीं है, लेकिन कन्नड़ और इंग्लिश की किताब में है, और ये जो है 2018 के अंदर सवाल भी क्या है पूछा भी गया है। चलिए इसका सही जवाब जो है वो सी है 0.586। 0.586 जो ये हिंदुस्तान में 2014 का क्या इंसानी इशारे का एक तरीके का एक इशारा था। 0.586 लिख लिए बच्चों, इसको याद रख लीजिए 0.586। ये जो है 2014 में जो है हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं इंसानी तरक्की का इशारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 के मुताबिक था। हिंदुस्तान का क्या है तरक्की का इशारा 0.586 था। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लामरकजियत को ग्राम स्वराज्य कहने वाले, लामरकजियत जो है इसको ग्राम स्वराज्य कहने वाले अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब जो है गांधी जी। ग्राम स्वराज्य का नाम जो देने कौन दिए थे गांव को, तो गांधी जी ने क्या है दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक लफ्ज इस जुबान के बैंक लफ्ज से माखूज है, जिसके माने पैसों की लेन देन की मेज की है। देखिए बैंक लफ्ज कौन से जुबान से आया है, इस जुबान क्या है
बैंकू लफ्ज से आया, बैंकू, बैंक लफ्ज जो है जुबान के बैंकू लफ्ज से आया है, जिसके माने पैसों की लेन देन की मेज है। इतालवी जुबान, हिब्रू, संस्कृत, अरबी जुबान। गुड बच्चों, बिल्कुल सही जवाब जो है वो इतालवी जुबान। इतालवी जुबान जो है वो बैंक लफ्ज जो है इतालवी जुबान के बैंकू लफ्ज से आया है। बैंक लफ्ज जो है वो इतालवी जुबान के, बैंक जो ये लफ्ज है ये बैंक लफ्ज इतालवी जुबान के क्या है, बैंकू लफ्ज से क्या है आया है, बैंकू लफ्ज से आया है, जिसके माने पैसों की लेन देन की क्या है मेज के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस किस्म के खाते में बैंक अपनी खिदमात के सिले में खिदमाती फीस, याद रखिए, यानी सर्विस चार्ज वसूल करती है। कौन सा खाता जब आप खोलते हैं तो आपके ऊपर जो है बैंक क्या है खिदमाती चार्ज फीस या फिर सर्विस चार्ज लेती है, खिदमाती फीस या सर्विस चार्ज। कौन से बैंक के खाता आपको खोलने में क्या ये चार्ज होता है? ऑप्शन ए बचत खाता, बी चलती खाता, मुकर्रर डिपॉजिट खाता, मुकर्ररा डिपॉजिट खाता। बिल्कुल सही बच्चों, बी क्या आपका जो जवाब आप दे रहे हैं वो बी, वो बिल्कुल सही है, चलती खाता। देखिए चलती खाते के अंदर क्या है किसी किस्म की लिमिट नहीं होती, और चलती खाते के अंदर बैंक जो है सूद अदा नहीं करती। याद रखो बच्चों, चलती खाते के अंदर बैंक क्या है सूद अदा नहीं कर सकता, इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है बैंक अदा नहीं करती ग्राहकों को, इसलिए क्या करती है चलती खाता खोलने वाला पर खिदमाती फीस या फिर सर्विस चार्ज को वसूल करती है। याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशिया और खिदमात को पैसे लेकर फरोख्त करने वाले को कहते हैं। अशिया और खिदमात को पैसे लेकर फरोख्त करने वाले को, अशिया हैं जो खिदमात हैं पैसे लेकर उनको बेचने वाले को क्या कहते हैं? पैदाकार कहते हैं, दलाल कहते हैं, गाहक, ताजिर। चलिए जल्द से जल्द क्या है सही जवाब की पहचान कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका डी क्या है ताजिर। डी क्या है ताजिर। अशिया और खिदमात को पैसे लेकर फरोख्त करने वाले को क्या कहते हैं हम? ताजिर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का इस पेपर का, प्रैक्टिस पेपर 5 का आखिरी क्वेश्चन। अशिया को आमदनी देकर खरीदने वाले को कहते हैं। अशिया को आमदनी देकर खरीदने वाले को पैदाकार, दलाल, गाहक, ताजिर। जल्द से जल्द फास्ट कमेंट कीजिए बच्चों। वेरी गुड, सी इसका सही जवाब है, गाहक। देखिए अशिया को आमदनी देकर खरीदने वाले को क्या कहते हैं हम? गाहक कहते हैं। अशिया और खिदमात को क्या है पैसे लेकर बेचने वाले को, फरोख्त करने वाले को क्या कहते हैं? ताजिर कहते हैं। जो बेचता है चीजें ताजिर, जो खरीदता है अशिया और खिदमात को, आमदनी यानी पैसा देकर जो खरीदता है उस खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? गाहक कहते हैं। बेचने वाले को ताजिर कहते हैं। इन अशिया और खिदमात को बनाने वाले को पैदाकार कहते हैं। पैदाकार और गाहक या ताजिरों के दरमियान जो काम करते हैं उनको क्या हम दलाल क्या है कहते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सवाली पर्चा आपको समझ आया होगा और इससे आपके मालूमात में क्या है इजाफा भी क्या है हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।